स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है, जिसके अंदर ईवीएस का पोर्शन चला हुआ है। टॉपिक आपका ये जो है 8 नहीं है 10 यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जल उपचार के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको डीओ क्या होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको नीचे अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दी है। वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस आपने पढ़ना है, सीवेज या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हो, इसका पढ़ना आपने। और साथ ही वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक क्या होते हैं, ये आपने आज की इस वीडियो में देखना है। बाइलिंगुअल कंटेंट आपके लिए रहने वाला है। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। शुरुआत करते हैं। डिजोल्ड ऑक्सीजन बोलते हैं डीओ को, यानी कि घुलित ऑक्सीजन बोलते हैं। किसके अंदर होता है? ये पानी के अंदर होता है। ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि पानी के अंदर मौजूद होता है। जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक लाइफ आप कह सकते हो, ये जिसके अंदर आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे आ जाते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वही जो ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रेजेंट होती है वो आपका डिजोल्ड ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो घुलित ऑक्सीजन डीओ को पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि आपका ऑलरेडी जो प्रेजेंट है पानी के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड होता है एक्वेटिक लाइफ को, वो आपका डिजोल्ड ऑक्सीजन होता है। एडिक्वेट डिजोल्ड ऑक्सीजन इज क्रूशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जितनी भी आपकी जीवन की जितने भी रूप है, चाहे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक तरीके से रिक्वायर्ड होता है। और ये एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी के लिए भी यहाँ पे उपयोगी होता है, जो भी आपका डिजोल्ड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा फिर किसी भी चीज़ का वहाँ पर कोई भी रूप हो ही नहीं सकता। तो डिजोल्ड जो ऑक्सीजन होता है वो आपका पानी के अंदर जो भी प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है वो होता है। Aquatic life is stressed when dissolved oxygen level falls below 5.0 mg per liter। Aquatic life वही होते हैं जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर होते हैं, जिसके अंदर आपके फिश वगैरह एंड सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनके लिए यहाँ पर स्ट्रेसफुल चीज़ें हो सकती है अगर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 5.0 mg पर लीटर से अगर नीचे चला गया तो ये यूनिट होती है। ठीक है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की यूनिट होती है। अगर ये 5.0 से नीचे चला गया तो फिर यहाँ पर उनके जीवन पर दबाव पड़ता है। ठीक है, और उनको अधिक तनाव यहाँ पर परिणाम स्वरूप अधिक उनको तनाव यहाँ पर होता है। बिकॉज बैक्टीरिया दैट फीड ऑन द सीवेज मल्टीप्लाई इन नंबर्स। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, डीओ के बारे में, बीओडी के बारे में, सीओडी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बात कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से जुड़ी है। और जब हम इस टॉपिक के अंदर ट्रीटमेंट का पढ़ रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पता है जितना भी आपका सीवेज वाटर है, जिसके अंदर आपका बहुत सारा वेस्ट होता है, फिर चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे फिर वो गैसेस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो जितना भी वेस्ट होता है उसके अंदर जो भी डिग्रेडेबल मटेरियल होता है उनको डिग्रेड करने का काम बैक्टीरियाज करते हैं। डिग्रेडेबल मतलब जो टूट जाते हैं, उनको तोड़ने का काम यहाँ पर बैक्टीरिया करते हैं। और बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो जो सीवेज है उसके अंदर वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके, इसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसी ऑक्सीजन के बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करते हैं सीवेज के ऊपर, जो गंदा वहाँ पर है पानी के अंदर जो सीवेज है वहाँ पर, उसको फीड करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और रेस्पायर करते हैं। एनी रिलीज ऑफ रो सीवेज इनटू रिवर्स रिजल्ट इन ए फॉल। अगर हम जितनी सारी की सारी और ज़्यादा हम रो सीवेज और ज़्यादा हम गंदा अगर उस चीज़ में डालते रहेंगे पानी के अंदर, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे सीवेज को डिग्रेड करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं ताकि हमारा पानी साफ रहे, तो फिर वो उनको ऑक्सीजन जो एक पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो सीवेज पर फीड करती हैं, संख्या में गुणा करते हैं और सांस लेते हैं। अब भाई ये जब तक ये फीड नहीं करेंगे तब तक ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, रेस्पायर कैसे करेंगे। और अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो जितना भी आपका सीवेज है, जिसके अंदर आपका जो भी डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, उनको वो डिग्रेड नहीं कर पाएंगे और हमारा पानी ऐसा का ऐसा खराब ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं। सीओडी एंड बीओडी की बात करें तो ये आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं सीओडी को,
और बीओडी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ये रसायन ऑक्सीजन मांग होता है और ये जैविक ऑक्सीजन मांग होता है। दोनों के बीच में यहाँ पर फर्क होता है। ये जो है मेन प्रॉपर्टीज होता है जो टेस्ट करता है ऑक्सीजन डिमांडिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, डिमांड है, उस चीज़ को ये दोनों टर्म यहाँ पर बताते हैं। तो एक एक करके इन दोनों को देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें तो ये जैविक ऑक्सीजन मांग होता है। ये इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सीवेज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। ये जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था ना कि जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये फीड कर सके जितने भी आपके सीवेज का मटेरियल है जो कि डिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड हो सकता है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इस सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए। ये जो गंदा वहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पर है, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए इनको जिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो आपका बीओडी होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ म्युनिसिपल और ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ वाटर। ये आपका एक पैरामीटर का काम करता है जो कि ये बताता है कि स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी आपकी वाटर की क्वालिटी है, कितना आपको ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो बीओडी से मतलब है कि जितने हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो भी हमारे बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज हैं, उनको जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो फीड कर सके जितने भी आपके डिकम्पोज मटेरियल है सीवेज के अंदर, तो वो आपका बीओडी के अंदर आता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसको mg पर लीटर में मेज़र किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि पर लीटर कितनी mg ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये आपको यहाँ पर जो है चेक करना होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट है ये। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है आपका, वो था आपका बायोलॉजिकल जिसमें हम बैक्टीरिया से डील कर रहे थे। यहाँ पर आपकी केमिकल ऑक्सीडेशन से बात करेंगे, यानी कि रिएक्शन की बात करेंगे। जितने भी आपके वेस्ट के अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट ETC। इसका मतलब ये है कि जो आपके वेस्ट है, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है, उसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उनको आपस में रिएक्शन करने के लिए, उनको यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कुछ भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हो, किसी भी कोई भी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें टूटती है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है इस ऑक्सीडेशन को होने के लिए, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसमें यूज़ करते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये क्या है आपके केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD है। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? BOD और COD के बीच में ये आपका नेचुरली है, यानी कि जितने भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह वो आपके नेचुरली है। ठीक है, उसमें आप पर्याप्त ऑक्सीजन अगर सप्लाई कर देंगे तो फिर वो नेचुरली सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर देंगे और पानी को एक हद तक वो है साफ़ करके रखते हैं। इसमें आपको रिएक्शंस करवानी पड़ती है। ठीक है, ये जो है आपका केमिकली बेस्ड है, इसमें आपको रिएक्शंस करवानी पड़ती है। इसमें आपको वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको देना पड़ता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये आपको देना पड़ता है, तब जाकर के पानी वहाँ पर क्या होता है? साफ़ होता है, जब जाकर के वेस्ट जो है आपका वो डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, इतना आप में दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। हिंदी में भी है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि जैसे ऑक्सीकरण एजेंटों का, यानी कि इन एजेंटों का उपयोग करके जितनी भी अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन हैं इनके बीच में रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए बोलते हूँ हिंदी में भी तो मैं बताती हूँ ना, फिर भी चलो मैंने लिखा भी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वो भी मिलीग्राम पर लीटर ही होती है इसकी SI यूनिट। ठीक है, यानी कि तीनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। तो ये था आपका DO, BOD और आपका COD।
DO था जो कि आपका डिफ्यूज्ड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है पानी के अंदर वो आपका DO होता है। और BOD जो होता है जो बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके जो जितने भी सीवेज के अंदर डिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं उनको यहाँ पर डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, और यहाँ पर हम रिएक्शंस की बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। अब फिर भी डिफरेंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं तो इन डिफरेंस को भी देख लो। BOD एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और COD एक केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि ये जो है आपका जैविक प्रक्रिया है और ये आपका रसायन युक्त प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म से होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब रिएक्शन हो रहा है तो वो एरोबिक होता है, और एनएरोबिक का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ना हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है इसलिए इसको एरोबिक बोला जाता है। और ये केमिकल रिएजेंट के प्रेजेंस में, जैसे हमने वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला यूज़ किया था, ठीक है, तो ये केमिकल रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है और ये एरोबिक रिएक्शंस होती हैं। BOD is measured by keeping a sealed water sample for incubation for a period of 5 days as 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने ध्यान रखने हैं कि BOD कब मेजर किया जाता है, जब आप एक वाटर के सैंपल को इंक्यूबेट करने के लिए 5 दिन के एक पीरियड पे रखते हो 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें होती है। द रिडक्शन इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन गिव्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द, तो इसमें जो भी ये रिएक्शंस होती हैं, जो रिडक्शन है इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि कितना जो है कंज्यूम किया गया है बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने कितना ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम किया है वो इससे यहाँ पर पता चलता है। इसके अंदर COD में क्या होता है कि जो वाटर सैंपल है वो इंक्यूबेटेड होते हैं विद ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन कॉम्बिनेशन विद बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर। यहाँ पर भी जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको यहाँ पर बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये H2SO4, और एक स्पेसिफिक पीरियड और एक टेम्परेचर के दौरान तब जाकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। BOD जो डिटरमाइन होता है वो 5 डेज का, आप वो ऊपर आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा है वो 5 डेज का होता है। एंड COD कैन बी मेजर्ड विद इन फ्यू डेज, तो इसका यहाँ पर कुछ भी कहने वाला नहीं है, तो ये आपका 5 डेज का है, इतना आपने ध्यान रखना है। BOD वैल्यू लोअर होती है COD से, ये ध्यान रखना है, और COD वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, BOD से। तो यानी कि जो COD है वो ग्रेटर देन होता है किससे, BOD से, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, BOD is used to oxidize the natural organic matter and organic waste in the water। जो नेचुरली जो प्रेजेंट होता है पानी के अंदर वेस्ट, उसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करते हैं बैक्टीरिया, तो ये नेचुरली होता है। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल सीवेज होता है, केमिकल होते हैं ना भाई, हम केमिकल जो रिएक्शंस कराते हैं तो वो जो वेस्ट होता है वो आपका इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण से निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसको यहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है COD प्रोसेस के थ्रू। जबकि जो आपका BOD है वो आपका नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो नेचुरल वेस्ट होता है वो यहाँ पर डिकम्पोज होता है, और COD के अंदर आपका जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है इसको यहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि आपका दिया गया, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। अपशिष्ट जल उपचार। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ फैसिलिटी दैट ट्रीट वेस्ट वाटर। ये एक ऐसा संयंत्र होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जो कि हमारे जो वेस्ट वाटर है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो बिल्कुल ख़राब है, हम उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे फिर वो इरीगेशन हो, किसी भी पर्पज़ के लिए आप लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। उस पानी को ट्रीट करने के लिए ये प्लांट बने हुए होते हैं। उनको ऐसा क्लीनर करके और सेफ़र ताकि हो वाटर बॉडीज़ में अगर उनको रिलीज़ किया जाए, जैसे रिवर हो गए, पोन्ड्स हो गया, के कोई जलाशय हो गए, तो उनके अंदर उनको रिलीज किया जाए, तो इस लायक बनाया जाए ताकि उनको छोड़ा जाए उसमें। ठीक है, तो जितने भी आपके गंदे नाले के पानी होते हैं जो आपके जगह जगह पर इकट्ठे रहते हैं, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है इस प्लांट के अंदर, और उनको यहाँ पर एक उपयोगी पानी के रूप में बनाया जाता है। तो ये प्लांट वो प्लांट होते हैं जहाँ पर अच्छा पानी करके दिया जाता है। वो जो गंदा पानी होता है जो किसी काम का नहीं है, जो आपका जगह जगह आपको भरा हुआ दिख जाएगा, तो उस पानी को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लेस वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, घरों से आने वाला वेस्ट वाटर या फिर बिल्डिंग से आने वाला, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, उनको वहाँ पर पीने योग्य बनाया जाता है, या फिर घरेलू उपयोग के लिए उनको बनाया जाता है, या फिर उनको किसी भी जलाशय में भेजने के उपयोग के हेतु बनाया जाता है। तो वो आपका ट्रीटमेंट प्लांट होता है।
ठीक है। ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो रेफर टू एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इसको बोलते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर से दोनों चीज़ लिख करके दी थी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होती है, जिसके अंदर फिजिकल प्रोसेस होता है, भौतिक प्रक्रिया होती है, रसायन प्रक्रिया होती है एंड बायोलॉजिकल यानी कि जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें से हम लोग रिमूव करते हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर। हमारे सीवेज के अंदर हमारा जो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर है, जो भी सीवेज के अंदर आपका जो भी गंदा है, जो भी मैला है, जो भी वो जो गंदा पानी है, दूषित जो मटेरियल उसमें पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपके फिजिकल मटेरियल भी होते हैं, केमिकल भी मैटर भी होते हैं और बायोलॉजिकल मैटर भी होते हैं। तो इन सभी मैटर को रिमूव करने के लिए सारा चीज़ें यहाँ पर ट्रीट किया जाता है पानी को, ताकि पानी को जो है कंज्यूम करने लायक बनाया जा सके। द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट ऑल ऑफ द कलेक्टेड सीवेज वाटर, सारी चीज़ों को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। एंड बिफोर वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू वाटर रिजर्वे इट गोज थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। इससे पहले कि इस वेस्ट वाटर को, जितने भी आपके पानी के रिजर्वियर है, जो भंडार है, जहाँ पर भी आप पानी को स्टोर करते हो, वहाँ पर भेजने से पहले कुछ प्रोसेसेस से इनको गुजरना पड़ता है, और उन्हीं प्रोसेस को अब हम नीचे अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक, और मैं पूरा आपको हिंदी में बताती हूँ, ऊपर मैंने आपको ये बताया सारा कि रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती है। जो अपशिष्ट जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ उसमें होते हैं, जिनको हम रिमूव करते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं वो हम नीचे अभी देखेंगे। ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस के जो आपका भौतिक जो प्रक्रिया है, उसके अंदर आपकी फिल्ट्रेशन आता है, जिसको आप स्क्रीनिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनिंग, बार स्क्रीनिंग आप उसको बोल सकते हो। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल आता है, ग्रिट और रेत को निकालना आता है। सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन, फिजिकल प्रोसेस के अंदर ये 3 स्टेप आते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आपका एरेशन आता है, और केमिकल प्रोसेस के अंदर आपका क्लोरीनेशन आता है। ठीक है, जिसके अंदर हम पानी के अंदर क्लोरीन वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें हम मिलाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन आता है केमिकल प्रोसेस के अंदर। ये आपका कुछ डायग्राम है जो आप देख सकते हो कि ये आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे पूरी होती है, जो हम नीचे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। फ्लो चार्ट है आपके सामने कि सबसे पहले सीवेज को बार स्क्रीन पे भेजा जाता है, मोटे मोटे तौर पर जो मोटे मोटे सॉलिड फॉर्म है उसको निकाला जाता है बार स्क्रीन के अंदर। एंड देन बाद में सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया ग्रिट एंड सैंड रिमूवल से करी जाती है, फिर क्लैरिफाई किया जाता है, फिर एरेशन यानी कि एयर प्रोवाइड करी जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है, नेचुरल क्लीन अप होता है, एंड देन बाद में क्लोरिफिकेशन होता है, क्लोरीन मिलाया जाता है, और उसके बाद हम सारे उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जहाँ पर भी हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको भी अच्छे से पूरा डीपली पढ़ लेते हैं। बस एक बार आपको मैंने फ्लो चार्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे ये सारे स्टेप वगैरह होते हैं। सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, जिसको आप स्क्रीनिंग या फिर आप इसको फिल्ट्रेशन बोल सकते हो। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, जैसे आपको तो ये अच्छे से पता होगा, आप लोग तो HSSC TGT स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी हो, आप HTET को क्लियर करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक जो है, आपके सामने एक स्क्रीनिंग कर दिया, ये एक बार लगा दिया ये कि जो बच्चे HTET पास करके आए हैं वो इधर इसके आगे जा सकते हैं, और जिसने HTET पास नहीं किया वो यहीं पे आकर रुक जाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग है कि जिसने HTET पास कर लिया वही आगे जाएंगे, वही आगे पेपर में बैठेंगे। ठीक है, तो मतलब स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके सॉलिड वेस्ट होता है ना, सीवेज जो पानी है, सीवेज का जो पानी है, वेस्ट वाटर जो पानी है, उसके अंदर आपका जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे आपका रैग्स हो गए, स्टिक्स, कोई कैन वगैरह, प्लास्टिक हो गया, बैग, नैपकिन, सैनिटरी टॉवल्स, या फिर कोई भी आपका सॉलिड वेस्ट है, उसको हटाने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए ये पहला प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग रिमूव्स लार्ज पीसेस ऑफ ट्रैश फ्रॉम द वेस्ट वाटर। जो भी बड़े बड़े आपके ट्रैश के टुकड़े होते हैं, जो भी बड़े बड़े आपके वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए पानी में से स्क्रीनिंग का या फिर आप फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। हिंदी वाले भी अच्छे से इसमें देख लेना, मैंने हिंदी में ही आपको सारा बताया है। देखो जैसे ये नीचे डायग्राम में है ना कि आपके सामने ऐसे जाली सी लगाई गई है, पानी को इसमें से लेकर के आए, फिर पानी नीचे चला गया, हालांकि उसमें वेस्ट भी गया है, लेकिन जो घुलनशील वेस्ट है वो चला गया उसमें, लेकिन जो सॉलिड था, जो इस जार के ऊपर ही रह गया, जो अंदर नहीं जा पाया, वो तो कम से कम निकला। तो ये जो फिल्ट्रेशन वाली प्रक्रिया है वो यही है कि पानी तो अंदर चला गया इसके बाहर, और नीचे यहाँ पर जो वेस्ट रह गया उसको अलग कर दिया हमने। तो मोटे तौर पर वेस्ट हमने अलग कर दिया फिल्ट्रेशन से, या फिर आप कह लो स्क्रीनिंग से। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है ग्रिट एंड सैंड रिमूव।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपकी रेत वगैरह, ग्रिट वगैरह, उसको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। वेस्ट वाटर और सीवेज जो कि मोटे तौर पर फिल्टर यहाँ पर होकर के आए हैं, उसको फिर पास किया जाता है, जो कि बार स्क्रीन से पास होकर के जो मोटे तौर पर आपका पानी आया है उसको यहाँ पर फिर फोर्स्ड किया जाता है टू फ्लो स्लोली थ्रू अ टैंक नोन एज ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। एक टैंक के अंदर इनको यहाँ पर पास किया जाता है, जिसको आप ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक बोलते हो। क्योंकि जो वेस्ट वाटर है वो धीरे धीरे यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो जितना भी आपका मोटी मिट्टी है, ग्रिट है, वो सभी क्या हो जाता है, बॉटम में जाकर के नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और दिस ग्रिट एंड सैंड इज पीरियोडिकली रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक, और इसी को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको एक वो बताया था ना, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस बताई थी। उसके अंदर क्या होता था, जो भी आपका ये जो मोटी जो गाद वगैरह होती थी ना, मिट्टी वगैरह जो पानी के अंदर घुलती नहीं थी, वो नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है, बिल्कुल आराम से जाके, जैसे धीरे धीरे हम पानी डालते तो वो नीचे बैठती जाती है ऐसे नीचे, और ऊपर आपका पानी रह जाता है। हालांकि अभी भी ये पानी दूषित ही है, लेकिन मोटे तौर पर तो हम स्क्रीनिंग पे वो सारे कैन वगैरह निकल के, प्लास्टिक सारा वहां पे निकल गया। अभी यहां से जो मोटी मिट्टी है ना, जो आपका छन करके आ गया था फिल्ट्रेशन में, यहाँ पे वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा और पानी पानी आपका ऊपर रह जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है कि ये नीचे ही फिर रह जाएगा और इसको हम अलग कर लेंगे पानी पानी को। ठीक है, तो ये है इसमें कि जो भी आपका अपशिष्ट जल या सीवेज है वो जो स्क्रीन से होकर के गुजरा है, जिसमें से हमने प्लास्टिक कैन वगैरह को रिमूव करके फिर उसको हमें एक टैंक के माध्यम से धीरे धीरे बहने के लिए मजबूर किया जाता है, और इसी को आपको ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक के नाम से जानते हो। और ये धीरे धीरे बहता है, इसलिए जो मिट्टी और रेत है वो आपके नीचे तल में जमा हो जाती है, और इस कंकड़ और रेत को समय समय पर टैंक से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, पहला अवसादन टैंक, यानी कि पहली बार यहाँ पर सेडिमेंटेशन होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमने वेस्ट वाटर सीवेज जो हमारा आ गया है भाई, मिट्टी और गाद वगैरह नीचे सेटल डाउन हो गया, उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो थर्ड नंबर की स्टेप है, इसमें जो आपका सीवेज है या जो वेस्ट वाटर है, इसको पंप किया जाता है एक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, इसको डाला जाता है एंड अलाउड टू सेटल फॉर ए वाइल। अब फिर से उसको सेटल करने के लिए, उसको मतलब सेटल करने का मतलब थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, उसको बिना हिला डुलाए उस पानी को, वो सेटल डाउन हो गया, आराम से रिलैक्स कर रहा है फॉर ए वाइल। तो इसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आपके फेकिस हो गए फॉर एग्जांपल, ये सारी चीजें क्या है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और जब ये नीचे जाकर के बैठ जाएंगे तो हम इनको फिर से अलग रिमूव कर लेंगे। तो ये आपकी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है कि आप नीचे जाकर के आराम से बैठ गया और बाद में हमने इस पानी को अलग कर लिया और ये इसी में रह गया, तो वो आपकी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, वो आपकी अवसादन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे फेकिस वगैरह जो मल वगैरह होता है वो सब नीचे जाकर के बैठ जाता है। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ सीवेज इज नोन एज स्लज। ये जो आपका नीचे जाकर के सेटल डाउन हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम स्लज बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हम कीचड़ बोलते हैं। ये जो ठोस रूप है इसका सीवेज का, इसको हम स्लज बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कीचड़। ठीक है, स्लज को रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम बॉटम ऑफ द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक एंड प्लेस्ड इन ए लार्ज क्लोज्ड टैंक नोन एज डाइजेस्टर टैंक। अब इस जो स्लज, ये जो हमारा नीचे स्लज बना था, ये जो कीचड़ बना था, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं और इसको हम फिर एक नए डाइजेस्टर टैंक में डाल देते हैं इस स्लज को, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है। कि इसका क्या यूज होने वाला है, इसको हम एक बड़े टैंक में डाल लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ anaerobic bacteria decompose the organic matter in sludge in the digester tank to produce biogas। कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। एरोबिक कौन से थे, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे थे, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, जिनको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके प्रेजेंस में ही सारी चीज़ों को यहाँ पर डिकम्पोज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, तो इन्होंने डिकम्पोज करके क्या कर दिया, यहाँ पर बायोगैस का निर्माण कर दिया है। कि यहाँ पर जो पानी तो साफ हो ही रहा है, साथ ही में देखिए एक चीज़ें और आ रही हैं कि जो आपका कीचड़ उससे हमारी बायोगैस भी निकल कर आ रही है, और इस गैस का इस्तेमाल आप अपने घरेलू काम के लिए यूज में कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्यूल के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हो गए ना दो फायदे। और उसके बाद जो डाइजेस्टेड स्लज, यानी कि हमने ये जो है गैस बना ली इससे, उसके बाद जो बचा हुआ स्लज है उसको हम रिमूव करके वहां पर, जब बायोगैस हमने ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ स्लज है, जो बचा हुआ जो कीचड़ है, उसको हम सुखा करके मैन्योर के रूप में, यानी कि खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है
कि जब हमने सेडिमेंटेशन किया था तो हमारा यहाँ पर एक स्लज यानी कि कीचड़ इकट्ठा हो गया था, तो ऊपर का पानी हमने दूसरे उसमें टैंक में खाली कर लिया और इसको हमने एक डाइजेशन टैंक में डाल दिया। इसके अंदर जो भी आपके एनएरोबिक बैक्टीरियाज थे उन्होंने डिकम्पोज करके इसको, और यहाँ पर निर्माण हुआ किसका, बायोगैस का। और बायोगैस का निर्माण होने के लिए वो आपको एक फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये हुआ जो बचा हुआ स्लज है, बायोगैस को रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ स्लज है उसको हम सुखा करके और खाद का निर्माण कर सकते, सुखा करके एज ए मैन्योर उसको हम यूज़ कर सकते खेतों में। तो हो गए ना 3 फायदे कि पानी भी साफ हो रहा है, बायोगैस भी मिल गई और हमें खाद भी मिल गई। तो यहाँ पर ये आपके सेडिमेंटेशन की प्रोसेस थी, ये आपके फिजिकल प्रोसेस चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो इतना आपने समझ में आया। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा है इसने हमें 2 यूज़फुल प्रोडक्ट दिए। पानी साफ हो रहा है वो तो आपका प्राइमरी चीज़ें हैं, इसके अलावा इसने हमें 2 यूज़फुल प्रोडक्ट दिए हैं, एक बायोगैस दे दिया और एक हमें क्या दे दिया, स्लज, जो हम एक तरीके से खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसने हमें और दे दी। द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक कंटेन मोस्टली वाटरी वेस्ट। अब जो वेस्ट है, अब ये जो कीचड़ वगैरह है तो निकल गया, लेकिन अभी हमारे पास कैसा वाटरी वेस्ट बच गया, ऐसा वेस्ट जो घुला हुआ है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है अभी भी, वो अभी पीने लायक नहीं है, वो अभी यूजफुल नहीं है, लेकिन उसके अंदर से जितना भी सॉलिड फॉर्म में चीज़ें थी, चाहे फिर वो मिट्टी हो, चाहे फिर वो कूड़ा करकट हो, कुछ भी हो, वो रिमूव हो गया है। अब हमारा ये वाटरी वेस्ट बच गया है पानी के रूप में, ठीक है। और इसीलिए इसको क्लैरिफाइड वाटर बोला जाता है, स्पष्ट जल के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो क्लैरिफाइड वाटर कब आया, जब हमने सेडिमेंटेशन कर दिया। इतना समझ में आया आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक का मतलब होता है कि अब जो प्राइमरीली जो क्लैरिफाइड वाटर आया था जिसके अंदर सिर्फ आपका वाटरी वेस्ट है, क्योंकि सॉलिड हम निकाल चुके हैं, तो जो वाटरी वेस्ट है जिसको हम क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं, एक जो पहली सेडिमेंटेशन टैंक से जो इसको पंप किया जाता है एरेशन टैंक के अंदर, एक अलग टैंक के अंदर इस पानी को डाला जाता है, इस क्लैरिफाइड वाटर को, और इस टैंक के अंदर एयर को डाला जाता है, हवा को डाला जाता है, और इसीलिए इसको एरेशन टैंक कहा जाता है। तब उस टाइम में उसके पास एयर नहीं थी, क्योंकि जो मड था, जो आपका सीवेज था, वो बहुत अमाउंट में था जिसने ऑक्सीजन को बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पर लाएंगे, उसके लिए हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत है, और इसलिए हम इसमें इस टैंक के अंदर एयर पास करेंगे। एयर पास कर किया है इसलिए इसको एरेशन टैंक बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वाटरी वेस्ट में, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड थ्रू द वाटरी वेस्ट इन द एरेशन टैंक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। अब जो हमने एयर प्रोवाइड करी है वहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, और ऑक्सीजन जो है एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे और जल्दी जल्दी वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे। और जैसे ही ये ग्रो करने लगेंगे ये फीड करेंगे, किसको फीड करेंगे, जो भी आपका वाटरी सीवेज बचा हुआ है उसको वहाँ पर फीड करेंगे, मतलब खाएंगे, खत्म करेंगे और डिकम्पोज करेंगे और हमारे पानी को क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो अभी समझे हमने एयर क्यों ऐड करी, एयर ऐड करी है ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसको होती है, एरोबिक बैक्टीरिया को होती है, जो हमारा जो वाटरी सीवेज बचा है उसको यहाँ पर खत्म करेगा, उसको फीड करेगा, उसको खाएगा, तब जाकर के हमारा पानी क्या होगा, साफ होगा। तो एरेशन टैंक का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आया। एरेशन, एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर, डाइजेस्ट करते हैं जो भी आपका वाटरी वेस्ट है, जो भी आपका रिमेनिंग ह्यूमन वेस्ट है उसको यहाँ पर ये ऑक्सीजन की हेल्प से डाइजेस्ट कर जाएंगे, खत्म करेंगे। जो भी आपका रिमेनिंग वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप्स है, जितने भी अनवांटेड हार्मफुल मैटर है आपके वेस्ट वाटर के अंदर, और फिर आपको रिलेटिवली कैसा पानी मिलेगा, आपको प्योर पानी मिलेगा, क्योंकि सिर्फ वाटरी वेस्ट था जिसको किसने खत्म कर दिया, जिसको एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन की हेल्प से वहाँ पर खत्म कर दिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्लीन एंड क्लैरिफाइड वाटर वेस्ट एंड रेंडर इट ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कैसा पानी मिल गया है, आपको यहाँ पर प्योर वाटर मिल गया है। अभी भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको यहाँ पर प्योर पानी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लेरिफाइड वाटर वेस्ट है एंड रेंडर इट, मतलब ऑलमोस्ट हार्मलेस है अब ये पानी, वैसे इसमें वेस्ट है लेकिन ऑलमोस्ट कैसा है, हार्मलेस है ये पानी। अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक है, दूसरा अवसादन टैंक, यानी कि अब फिर से सेडिमेंटेशन होगा नीचे वाला। द ट्रीटेड वाटरी वेस्ट फ्रॉम द एरेशन टैंक इज पंप्ड इनटू द, अब जो है पानी वहाँ पर जो एरेशन टैंक से आया है जो कि ऑलमोस्ट अच्छा पानी है, इसको सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाएगा एंड अलाउ टू सेटल, और इसको भी सेटल होने के लिए रखा जाएगा बिना छेड़छाड़ के, उसको बिल्कुल चुपचाप शांति से रखा जाएगा, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर यूज हुए हैं एरेशन टैंक में वो नीचे सेटल डाउन हो जाए,
बॉटम ऑफ द टैंक और एक फाइन स्लज बना ले, एक मतलब एक महीन कीचड़ बना ले, एक फाइन स्लज बना ले, जिसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो ग्रोथ वाले एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो ऑलरेडी ग्रोथ पे है, जो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो चुके हैं और वो अभी एक्टिवेट है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, जो कि नीचे जो बॉटम है वहां पर इकट्ठे हुए हैं सारे। तो इनको भी यहाँ पर हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हटा लेंगे, ये नीचे रह जाएंगे और इस पानी को हम अलग कर लेंगे। It is known as activated sludge because it contains active microorganisms such as aerobic bacteria and oxygen। मैंने आपको इसलिए बताया कि इसको activated sludge इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने हमारे पानी को ज़्यादातर साफ किया है, फीड करके आपके वाटर वेस्ट को। ठीक है, तो ये है आपके इसमें ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बिकॉज देयर आर नॉट मैनी हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर इट इज़ परफेक्टली सेफ। अब क्या है कि हमने सेडिमेंटेशन भी कर लिया है, जो भी हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है इनको भी हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारा पानी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, वाटर के ये जो पानी है, और ये परफेक्टली हमारे लिए सेफ है। इस वाटर को या तो हम डिस्चार्ज कर देंगे रिवर के अंदर, समुद्रों के अंदर, तालाब के अंदर भेज देंगे, या फिर हम परकोलेट होने देंगे इनटू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में रिसने देंगे। क्यों रिसने देंगे? क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो भी इसमें से अगर 1-2% और भी इसके अंदर वेस्ट बचा हुआ है तो जो मिट्टी है वो यहाँ पर नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करेगी। मिट्टी अच्छे अच्छे पानी को नीचे जाने देगी ग्राउंड वाटर के अंदर, नीचे अर्थ के नीचे, और ऊपर ऊपर जो है जितना भी आपका वेस्ट थोड़ा बहुत जो बचा है उसको ऊपर ऊपर रख लेगी। ठीक है, इसलिए हम नीचे इसको परकुलेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद जो छठा स्टेप है वो है डिसइंफेक्टिंग, जिसको विसंक्रमण या फिर क्लोरिनेशन बोलती हैं। अब जो कि पानी बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी बिफोर रिलीजिंग ट्रीटेड वाटर इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे पहले कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको भेजें, ये नेसेसरी हो जाता है कि इसके अंदर हम केमिकल्स मिलाएं, जैसे क्लोरीन या फिर ओजोन। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो गोल है डिसइंफेक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, ये कंप्लीटली रिमूव करता है, यानी कि जो हमने क्लोरीन इसके अंदर ऐड किया है वो बिल्कुल खत्म कर देगा कोई भी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो कि बिल्कुल अभी कम ही बचे हैं क्योंकि हम ऊपर 5 स्टेप से होकर के आए हैं। तो ये जो कोई भी 1% भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो क्लोरीन उस चीज़ को खत्म कर देगा, और फिर ये जो है एनवायरनमेंट में वापस जाने के लिए एकदम से क्या है, तैयार है। तो ये आपका एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस था, ये स्टेजेस थे आपके जो आपने यहाँ पर कवर किए हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। The majority of the remaining suspended matter in the treated water waste is removed by sand filtration। मैंने आपको बताया ना अभी कि मिट्टी जो है अच्छा पानी नीचे जाने देगी, और जो मिट्टी है वो जो थोड़ा बहुत वेस्ट बचा है वो अपना ऊपर ही रख लेगी, तो अच्छा पानी जो वो नीचे जाएगा। तो उपचरित अपशिष्ट जल में शेष अधिकांश पदार्थ बालू निस्यंद द्वारा हटाए दिए जाते हैं, यानी कि ये एक नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारी मिट्टी। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसमें। सो अभी जो बात आती है आपका जो टॉपिक में दिया गया है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वाटर जो गुणवत्ता मानक आप इसको बोल सकते हो, ये क्या होते हैं। तो व्हाट आर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? ये कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं किसी भी स्टेट के, टेरिटोरियल के, अथॉरिटी के, कि आप लोग अपने पानी की, यहाँ पर आपके पानी की कैसी कंडीशन है जहाँ पर आप रह रहे हो, इसके लिए कुछ लॉज वगैरह आए हैं कि आपके पानी की स्थिति कैसी है, आपके पानी की कंडीशन कैसी है, आपको अपने पानी को कैसे यहाँ पर सेफ रखना है, आपको यहाँ पर कैसा पानी यूज़ करना है। तो ये कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जल गुणवत्ता मानक EPA द्वारा अनुमोदित राज्य, प्रादेशिक, अधिकृत, जनजातीय, ये कुछ कानून के प्रावधान होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी वाटर बॉडीज की क्या स्थिति है, उसके कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षण के स्तर, उसके अधिदेश का वर्णन करते हैं, और भविष्य में हम उसको कैसे फ्यूचर में वांछित स्थिति कैसे उसकी व्यक्त या स्थापित की जा सकती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है कि हम अपने पानी के लिए कैसे जो है चीज़ें सही कर सकते हैं और हमें कैसा पानी यहाँ पे यूज़ करना चाहिए है। इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि आप कैसे अच्छा पीने का पानी का आपका क्या स्टैंडर्ड यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है दिया गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने स्पेसिफाई किया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है इंडिया में, वो बिल्कुल ही सेफ वाटर लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ इकाइयाँ बनाई गई हैं
कुछ मानदंड बनाए गए हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड बी टेस्टेड रेगुलरली। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पानी के स्रोत हैं जहाँ से हमारा पानी आ रहा है उनको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से हम टेस्ट करते रहें, और हम ये देखेंगे कि ये जो हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम इस चीज़ के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये आपका इस चीज़ के अंदर आता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम नीचे इसमें देखेंगे, ये सीरियल नंबर है। ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, मतलब ठीक है अगर ये है तो एक्सेप्टेबल है, और इसमें परमिसिबल लिमिट होती है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स, कि अगर परमिशन दी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन का है ये। मेथड ऑफ टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पर ये सारे ये सैम्पलिंग वगैरह, टेस्ट फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको एक एक करके अच्छे से देख लेना। जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है वो अच्छे से PDF में इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि समझाने का इतना इसमें है नहीं, और जिन्होंने PDF का एक्सेस नहीं लिया है वो आप बीच में पॉज करके अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखिए ऑर्डर की बात करी गई। ऑर्डर इसमें जो है एग्रीएबल ये सारी चीज़ें आप इसमें अकॉर्डिंगली ना पढ़ लेना। भाई टेस्ट कैसा होना चाहिए, पीएच की आपने रेंज यहाँ पर याद रखनी है, अच्छे से रख के। ड्रिंकिंग का 6.5 से 8.5 आपका पीएच का ये होना चाहिए है। ठीक है, तो पीएच ध्यान में रख लेना। टर्बिडिटी, NTTU मैक्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक बार मतलब थोड़े अपने उसमें निकाल लेना। ठीक है, पॉज करके देख लेना अगर आपने PDF का एक्सेस नहीं लिया है, क्योंकि जिन्होंने एक्सेस लिया है उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं, और जिन्होंने एक्सेस लिया है वो आराम से इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सारी अच्छे से देख लेनी है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने, TDS, mg वगैरह ये यूनिट होती है। टोटल एल्कलिनिटी कैसे होनी चाहिए है, टोटल हार्डनेस कैसी होनी चाहिए, कैल्शियम, एक बार माइंड से निकाल लेना, एक बार आंखों से बस निकाल लेना इन सारी चीज़ों को। ठीक है, पॉज कर करके ये पैरामीटर और रेजिडुअल फ्री, क्लोरीन, सल्फेट का, नाइट्रेट, नाइट्रोजन का, तो इन सब चीज़ों को आप पॉज करके आराम से अच्छे से देख लेना। उसके बाद वाटर क्वालिटी के क्राइटेरियाज कुछ होते हैं, जैसे डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन वगैरह, तो इसकी जो क्लास है वो क्लास A दी गई है। एंड क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी है। इसका भी पीएच देख लेना कि जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है 6.5 to 8.5, जो कि हमने ऊपर वाली टेबल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि पीएच बिटवीन 6.5 to 8.5, और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है 6 mg पर लीटर, यानी कि पर लीटर के साथ 6 mg आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है यहाँ पे, और मोर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 days 20 डिग्री। तो ये आप अच्छे से ना इन चीज़ों को पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका आउटडोर बाथिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं तो आपका बी में आ जाता है। टोटल कैलिफॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स है इसके अंदर, इसका पीएच दिया गया है 6.5 से 8.5। उसके अंदर आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की बात करी गई है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की बात करी गई है। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स दिया गया है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद, वो पहला वाला था वो बिफोर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था, ये है आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपका टोटल कैलिफॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स हैं, पीएच दिया गया है 6 to 9। ठीक है, आफ्टर जो है ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद है, तो 6 to 9 आपका ये है। उसमें 6.5 से था शायद, और पीएच है इसमें 6 to 9। उसके बाद डिजोल्व्ड जो ऑक्सीजन है वो 4 mg है, और ये सारी चीज़ें देख लेना। प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ के लिए बात करें तो पीएच जो होता है वो 6.5 से 8.5 दिया गया है, एंड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की बात करी गई है 4 mg पर लीटर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना। सो इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग, कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि पीएच जो है आपका 6 से 8.5 दिया गया है, एंड सॉलिड एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, ये अपने अच्छे से चीज़ें देख लेना इनको। बिलो ई है, अगर आप इन सारी चीज़ों की, ये ऊपर वाले जो भी BCDE है, AB है, अगर ये मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर बिलो ई वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ों में क्लियरिटी आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो भाई अगर नहीं किया है तो। जिसने PDF का एक्सेस लेना है फटाफट से अगर ले सकते हो 7419055279। ठीक है, इस चीज़ नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।